हेलो टू ऑल द जेएसए एस्पिरेंट्स, आई एम साधना गंजी और मैं आपको ये इंग्लिश का पार्ट है जो जेएसए एग्जाम का वो पूरा डिस्कस करने वाली हूँ विद सम टिप्स एंड ट्रिक्स। तो लास्ट तक बने रहिएगा। आपको नहीं भी पता किसी वर्ड का मीनिंग या आंसर तो भी आप उसे ट्रिक से निकाल सकते हैं, वो हम सीखेंगे आज, राइट। सो देखते हैं कि कैसे कैसे क्वेश्चंस आए थे। पहला क्वेश्चन, दिस वन वाज द फर्स्ट क्वेश्चन कि इसमें आपको एक्टिव टू पैसिव वॉइस चेंज करना था। ओके, ये इजी था। आई लॉस्ट माई वॉच इन द रूरल फेयर, ये क्वेश्चन था। अब यहां पे आपको इसका पैसिव बनाना था और आपको जरा सा भी पता होगा कि पास्ट में अगर सेकेंड फॉर्म लगता है तो उसका वॉज और फिर थर्ड फॉर्म हो जाता है, राइट। पैसिव में हमेशा थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब भी यूज होता है। तो इसमें आप देख सकते हैं कि सबसे बेस्ट है ये, माई वॉच वॉज लॉस्ट इन द रूरल फेयर, राइट। इस तो हो ही नहीं सकता क्योंकि ये पास्ट का है और ये भी नहीं हो सकता, ठीक है, क्योंकि आप कैसे बताते हो कि मेरा वॉच जो है खो गया था, राइट। माई वॉच वॉज लॉस्ट और यहां पे आई लॉस्ट माई वॉच, तो इसका उल्टा, राइट। तो ये सही आंसर है। नाउ 72, इसमें आपको टेंस आइडेंटिफाई करना था। ये भी उतना टफ नहीं था, इट वॉज वेरी इजी अगर आपने टेंस का जो है टॉपिक पढ़ा होगा। तो इसमें था आरएंट दे गोइंग टू मीट यू सून। अब आपको पता होगा कि कंटिन्यूअस में लगता है इज एम आर और आईएनजी, राइट, वर्ब का आईएनजी फॉर्म। तो ये तो साफ पता चल रहा है कि यहां पे होगा प्रेजेंट कंटिन्यूअस। तो ये था इसका आंसर। और 73 देखिए, यहां पे आपको वर्ब का एक पर्टिकुलर फॉर्म फिल करना था, राइट फॉर्म। अब आप देख सकते हैं कि ईच वन ऑफ द वर्कर्स डैश अ रेज इन सैलरी फ्रॉम द कमिंग मंथ। तो ये आने वाले समय के लिए है, राइट। तो यहां पे आप देख सकते हैं कि पहले तो ईच वन लगा है, ईच वन मतलब सिंगुलर लिया जाता है। अब यहाँ पे हैव वांटेड नहीं हो सकता क्योंकि आप देख सकते हैं ईच वन ऑफ द वर्कर्स डैश और रेज इन सैलरी फ्रॉम द कमिंग मंथ, आने वाले समय के लिए पूछ रहे हैं। तो फिर ये होगा ईच वन ऑफ द वर्कर्स वांट्स, उन्हें चाहिए। अब आपको कंफ्यूजन हो सकता है कि वर्कर्स, कई लोग सोचते हैं यहाँ पे वर्कर्स है तो ये प्लूरल है, बट ये इसके बारे में नहीं पूछ रहा है, राइट। ये पूछ रहा है ईच वन ऑफ द वर्कर्स, हर एक वर्कर। तो ईच वन के हिसाब से आपको यहाँ पे लगाना पड़ेगा वर्ब, तो इसलिए यहां पे आएगा wants। Each one of the workers wants a raise, right? तो इसका सही आंसर होगा फोर्थ। तो हम चलते हैं 74th क्वेश्चन की तरफ। By the time I met him, he dash reading the voluminous novel। मतलब जब तक मैं उससे मिली तब वो फिनिश कर चुका था, तब तक, तो आप जब ऐसा बोलते हैं कि उस समय तक कोई काम हो चुका था, राइट, तो सेकेंड वाले में आपका लगेगा पास्ट परफेक्ट और ये है हैड फिनिश्ड। ये तो नहीं लगेगा क्योंकि दो टेंस एक साथ नहीं लगेगा। आई मेट हिम, ही फिनिश्ड, ऐसा नहीं होगा, राइट। तो ये इजी था। तो अगर आपको नॉलेज होगा पास्ट परफेक्ट, पास्ट सिंपल, तो आप ये आसानी से बना सकते थे। नेक्स्ट था पैसेज, जो कि इजी था। अगर आप सही से इसे पढ़ पाते तो आपको समझ में आ जाता कि आंसर्स क्या है। ज्यादा टाइम नहीं लगता आपको पढ़ने में, इजी पैसेज था, ठीक है। तो मैं पूरा पैसेज तो नहीं पढ़ूंगी, बट हम कोशिश करेंगे कि हम इसमें इसका आंसर्स में क्या क्या आ सकता है ये हम ढूंढने की कोशिश करेंगे। ओके, आप जो है पहला क्वेश्चन देख सकते हैं, व्हाट अनफॉर्चुनेट थिंग हैड हैपेंड टू दादी। क्या हुआ था उनके साथ? सो ये साफ लिखा है शी हैड ब्रोकन हर हिप बोन, तो ये होगा इसका आंसर। अब नेक्स्ट था व्हाट डज कन्वेलेसेंस मीन, राइट। सो कन्वेलेसेंस का मतलब आप पैसेज में जो लाइन दी गई उसी से समझ सकते थे, ठीक है। मैं आपको बताती हूँ कैसे। यहाँ पे एक वर्ड यूज हुआ है, देख सकते हैं आप, कन्वेलेसेंस। सो अ कॉम्प्लिकेटेड सर्जरी फॉलोड विच नेसेसिटेटेड हर स्टे इन द हॉस्पिटल फॉर 6 वीक्स फॉर कन्वेलेसेंस। तो ऑब्वियसली अगर कोई कॉम्प्लिकेटेड सर्जरी हुई है तो हॉस्पिटल में किस चीज के लिए रुकेगी? वो रिकवरी के लिए, ना कि डिप्रेस होने के लिए या और बुरी स्थिति में आने के लिए, राइट। तो ये थोड़ा सा ट्रिकी था, आप समझ सकते थे आंसर्स अगर इस टफ वर्ड का मीनिंग नहीं भी पता है तो भी। नाउ जो नेक्स्ट है उसमें आप आसानी से बता सकते हैं। ए है हॉस्पिटल पर्सोनल ट्रीटेड दादी विथ कंटेम्प्ट और सेकंड है दादी वाज अफेक्शनेट टुवर्ड्स एवरीवन। तो ये तो आप समझ सकते थे कि अफेक्शनेट थी, सबके तरफ केयर रख करती थी, ठीक है। तो ए तो सही है। हॉस्पिटल पर्सोनल ट्रीटेड दादी विथ कंटेम्प्ट, अब कंटेम्प्ट का मीनिंग अगर आपको नहीं पता तो फिर थोड़ी इशू आ सकती है। यहां पे कंटेम्प्ट का मतलब होता है इंसल्ट, राइट, या बुरा व्यवहार करना।
जैसे हम कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट बोलते हैं कि उसका इंसल्ट किया आपने, राइट? तो इस तरीके से कुछ मीनिंग है। तो यहाँ पे तो गलत है ये, राइट? सब अच्छे से ही थे उनके साथ हॉस्पिटल पर्सोनल। तो इसमें आंसर होगा बी इज ट्रू एंड ए इज फॉल्स, राइट? तो ये होगा इसका आंसर। नाउ नेक्स्ट वन, मछली जो है वो हाउ डिड शी कम आउट एज अ पर्सन? तो वो फ्रेंडली और डिवोटेड थी। आप पैसेज पढ़ के समझ सकते हैं। नाउ टोन कैसा था पैसेज का? सो पैसेज का टोन था रिफ्लेक्टिव, राइट? आर्ग्यूमेंट कुछ हो नहीं रहा है, नरेटिव, डिस्कर्सिव, ये सब हम बाद में डिस्कस करेंगे। अभी जानिए आप कि ये था रिफ्लेक्टिव, राइट? इमोशंस को ये थोड़ा सा आपके बाहर लाता है और सोचने पे मजबूर कर देता है। रिफ्लेक्टिव है ये, राइट? कि कैसे केयर ये सब दिखाया गया है। तो ये टोन जो है आपका रिफ्लेक्टिव है। तो आप टोन्स जरूर पढ़िए, ये अक्सर पूछते रहता है कि इसका टोन कैसा होगा पैसेज का। 80th क्वेश्चन है, वो आसानी से आप समझ सकते थे। इसका आंसर होगा CABD, राइट? They ran after the thief and finally caught him while he was jumping on to the speeding bus. इस तरीके से होगा। Now 81 थोड़ा सा अगर आपने वर्ड मीनिंग देखा होगा तो आपको पता होगा मेलंकोलिक मतलब सैड होना होता है, सैड स्टेट में, दुखी दुखी सा है, मेलंकोलिक। तो ये होगा इसका आंसर। नहीं पता तो आप रिस्क नहीं ले सकते, राइट? अब मेलंकोलिक जो है आप इससे सोच सकते हैं कि म से मरना या मौन, तो वो सैड सा, दुखी सा लगता है, राइट? तो इससे ट्रिक लगा के आप पढ़ा कीजिए, रटने से काम नहीं चलेगा, ट्रिक लगाना ही पड़ेगा। बहुत सारे ऐसे टफ वर्ड्स रहते हैं। ओके, सो मेलंकोलिक मतलब म से मरना, म से मौन, इस तरीके से आप याद कीजिए। और सैड, कनेक्ट, राइट? कनेक्शन जरूरी है। नाउ मॉडेस्टी, तो ये मॉडेस्ट है मतलब बहुत हम्बल है और डाउन टू अर्थ है, राइट? तो उसमें घमंड नहीं है। तो इसका उल्टा पूछ रहा है, ऑपोजिट, तो इसका होगा एरोगेंस। एरोगेंट मतलब घमंडी। लास्ट के 2 क्वेश्चंस देखते हैं। 83rd, बी डाउन विद। डाउन विद मतलब इसका मतलब है कि नीचे बैठे, इसका मतलब है कि कोई इलनेस है, कोई बीमारी है, लाइक आई एम डाउन विद फीवर, तो इसका मतलब होगा सफरिंग फ्रॉम एन एलिमेंट। तो ये एक फ्रेज है जो आपको पता होना चाहिए। जनरली हम बात में भी यूज करते हैं डे टू डे लाइफ में, स्पोकन इंग्लिश में। तो ये होगा इसका आंसर। अब 84 देखिए, इट सीम्स दैट ही हैजंट मेट यू फॉर अ लॉन्ग टाइम, इज इट? अब कई इंस्टीट्यूट्स ने, कई वीडियोस में इसे गलत बताया गया है। प्लीज डोंट गो आफ्टर दोज वीडियोस। आप यकीन मानिए इसका आंसर क्या होगा मैं आपको सही से बताती हूँ। जैसे कि आपने देखा, इट सीम्स दैट, यहाँ पे कोई भी एरर नहीं है। नाउ ही हैजंट मेट यू, इट सीम्स दैट ही हैजंट मेट यू, यहां तक तो कोई एरर है ही नहीं, तो फिर आप कैसे बोल सकते हैं? अब देखो, फॉर अ लॉन्ग टाइम, इट सीम्स दैट ही हैजंट मेट यू फॉर अ लॉन्ग टाइम, इज इट? अब यहां पे है एरर। अगर आपने बोला लंबे समय से वो नहीं मिला है, ही हैजंट मेट यू फॉर अ लॉन्ग टाइम, लंबे समय से, तो इसीलिए यहाँ पे हैज ही लगेगा। हैजंट मेट यू फॉर अ लॉन्ग टाइम, हैज ही, क्या वो मिला है? तो इस तरीके से आएगा, इसका आंसर होगा डी, राइट? अब 85th, आप देख सकते हैं यहाँ पे, वी शुड ऑलवेज टेक केयर ऑफ द पुअर। द पुअर मतलब एक कम्युनिटी, जो पुअर की कम्युनिटी है, या द रिच, इस तरीके से आप यूज करते हैं। तो आंसर होगा द पुअर। ओके, तो ये थे आपके सारे क्वेश्चंस। आपको अगर किसी भी सेंटेंस क्वेश्चन में डाउट है, कमेंट करिए, बताइए, एंड ज्यादा से ज्यादा लोगों तक ये शेयर कीजिए, क्योंकि कई जगह इसके आंसर्स गलत बताया गया है। ओके, खुद का दिमाग लगाइए, ब्लाइंडली डोंट फॉलो एनी चैनल। आपकी इंग्लिश इजी करने के लिए आई विल ट्राई माई लेवल बेस्ट, और बने रहिए हमारे साथ। और स्पोकन इंग्लिश के भी वीडियोस हमारे चैनल पे, तो वो भी आपको हेल्पफुल हो सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग टू मी, एंड ऑल द बेस्ट फॉर ऑल द एग्जाम्स दैट यू गिव इन फ्यूचर।